नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि 10 तक हम लोग बना चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग किए हुए हैं। अब इसके आगे वाला जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे हम। तो क्या है 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ए प्लास्टिक रोड का मतलब है प्लास्टिक का कोई छड़ी है। रब्ड मतलब रगड़ना। विथ फर, किसके विथ मतलब साथ, किसके साथ रगड़ना? फर के साथ। फर मतलब कि जो रेसा रेसा टाइप का, ये जो मखमल टाइप का कपड़ा रहता है उस तरह का ही फर होता है। इज मेड टू टच टू स्मॉल पीथ बॉल। उसके बाद क्या हुआ, टच करवाया 2 पीथ बॉल। जैसे लेडीज सब जब वो पहनती है घुंघरू, पायल पहनती है तो उसमें घुंघरू टाइप का लगा हुआ रहता है, तो घुंघरू लगा हुआ रहता है। तो ये जो घुंघरू जो आवाज़ करता है उसी टाइप का खोखला बॉल टाइप का रहता है, जिसको पीथ बॉल बोलते हैं। उसी तरह का रहता है ये पीथ बॉल। सस्पेंडेड मतलब कि लटकाया हुआ। नियर बाय देन विच फिगर सो द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बहुत सारे 4 फिगर दिए हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इट मतलब यदि एक प्लास्टिक रोड रबड़ मतलब रगड़ते हैं विथ फर इज मेड टू टच ईच अदर। उसके बाद क्या करता है कि उसको टच करवाया जाता है दोनों में, तो टू ईच अदर। तो पीथ बॉल सस्पेंडेड नियर बाय, जो सामने नियर बाय मतलब कि सामने लटकाया हुआ है। देन विच फिगर सो द देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों जब हम लोग, ये रहा एक प्लास्टिक का रोड, इसको हम लोग फर वाले कपड़ा से रगड़ दिए तो इसमें कुछ चार्ज आ जाता है। मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस रड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस रड को क्या करते हैं कि जो सामने सामने लटका हुआ है पीथ बॉल, उसमें हम सटा देते हैं। तो जब दोनों को सटाएंगे तो इसमें क्या होगा कि चार्ज जो है ये भी चार्ज हो जाएगा, ये बॉडी भी, ये जो पीथ बॉल है ये भी चार्ज हो जाएगा, और ये सेम चार्ज होगा दोनों में। तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा। इस तरह का सेम चार्ज आ जाएगा दोनों में, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो मेरा दूसरा ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर। मतलब कि एक कॉम्ब मतलब होता है कंघी, एक कंघी को रन मतलब कि बाल में फेरना। थ्रू वन से ड्राई हेयर में हमको फेरना है। उसके बाद क्या होता है, अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर। जो पेपर का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको स्मॉल बीट ऑफ पेपर बोलते हैं। जैसे ये मेरा कंघी है और उसको हम लोग बाल में रगड़ लेते हैं। रगड़ने के बाद ये क्या होता है, कंघी चार्ज हो जाता है। चार्ज होता है तो ये पेपर को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता है, लटक जाता है इसमें। तो इसमें पूछता है कि दिस हैपन बिकॉज, ये जो हैपन मतलब घटना, ये घटना बिकॉज मतलब इसलिए, क्योंकि, बिकॉज मतलब कि क्योंकि ये घटना क्यों होता है। कॉम्ब इज गुड कंडक्टर। कॉम्ब तो मेरा प्लास्टिक का बना हुआ रहता है तो गुड कंडक्टर तो होगा नहीं। पेपर इज ए गुड कंडक्टर। पेपर भी मेरा इंसुलेटर है, ये तो गुड कंडक्टर तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। इसमें क्या होता है कि जो मेरा कंघी रगड़ते हैं और पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है अपना तरफ, तो ये मेरा क्यों होता है वो समझना है कि इनमें से कौन है। तो जो पेपर होता है बच्चों, तो पेपर मेरा एटम से बना हुआ रहता है। एटम से बना हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, इस तरह का। और कंघी, अगर मान लीजिए कंघी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर मेरा नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और ये लटकने लगता है। तो ये जो हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड होना। पोलराइज्ड होना इसी को बोलते हैं। तो मेरा थर्ड ऑप्शन मेरा आ रहा है कि द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। मतलब कि जो चार्ज कॉम्ब है, चार्ज किया हुआ कंघी, वो क्या करता है, पेपर को पोलराइज कर जाता है, जिसके कारण अट्रैक्ट होता है। तो मेरा सी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द कॉम्ब पॉजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो वो लटकता नहीं, लोहा हुआ को लटका नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। मेरा सी ऑप्शन मेरा सही है। अब चलते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। तो बच्चों मेरा 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, 13वां क्वेश्चन, वन मेटालिक स्फीयर। एक तो मेटल का स्फीयर है ए, इसका नाम दे दिए ए।
इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, उसमें क्या दे दिए पॉजिटिव चार्ज से। मान लीजिए कि ये मेरा मेटल है, मेटल का है, हम कहीं से पॉजिटिव चार्ज का कुछ लाएं जो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हम दे दिए, इसको हम सटा दिए तो इसमें दे दिए गिवन पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए, मतलब कि सेम मास है, इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, दूसरा है कि दूसरा बॉल जो है वो बी है, इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या दे दिए कि कहीं से जो बॉडी लाए और इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिए, इसमें क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया इस स्फीयर में, और इसमें क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। देन मासेस ऑफ, अब इसमें पूछता है कि दोनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो पहला ऑप्शन है मासेस ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, मास ऑफ ए इंक्रीज, इसको मान लीजिए ए पॉजिटिव चार्ज दिए हैं और बी में नेगेटिव चार्ज दिए हैं, तो मास ऑफ ए इंक्रीज, मास ऑफ बी डिक्रीज, मास ऑफ बी इंक्रीज। तो इसमें हमको देखना है कि किसका मास इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है कि ये सेम रहता है। तो बच्चों जो मेरा कुछ डाटा हम लोग बेसिक डाटा देखते हैं एटम का, ये जो बॉल है ये मेरा एटम से बना हुआ रहता है, ये बॉल जो है दोनों एटम से बना हुआ रहता है। और एटम में क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस रहता है, चारों तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और इतना स्पीड से घूमता है कि वो धुआं के समान दिखता है। और बीच में जो न्यूक्लियस रहता है उसमें क्या है प्रोटॉन रहता है, उसमें प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या किए, मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर ए है उसमें पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, जबकि दूसरा सेम मेटालिक स्फीयर बी है जो एग्जैक्टली सेम मास का है ए का, उसमें क्या दिए इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज दिए हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज दिए हैं। देन उसके बाद दोनों में क्या होता है, मास ए और बी स्टिल रिमेन सेम, दोनों का मास सेम रहता है। मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ए इंक्रीज करता है और मास ऑफ बी इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, मास ऑफ बी डिक्रीज, और चौथा है मास ऑफ बी इंक्रीज। तो बच्चों जब चार्ज होता है, यहाँ पे हम बताएं कि जो मेटल का जो स्फीयर है वो एटम से बना हुआ होता है। कोई भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया इसमें। और इसमें नेगेटिव चार्ज जब आता है मतलब कि इसमें हम क्या किए कि इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया इस स्फीयर में, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो नेगेटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है ये देखिएगा, इसको मतलब कि इसी में समझा देंगे। अभी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन, हम धीरे धीरे सब क्लियर आप लोग को होते जाएगा। तो ये जो ए और बी है इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसमें क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों बेसिक डाटा, एटम का जो बेसिक डाटा है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसमें हम, मेरा मकसद है कि इसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं जिसको आप लोग को याद रखे रहना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये दोनों याद रखे रहना है। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, इक्वल एग्जैक्ट बराबर नहीं होते हैं लेकिन कुछ बराबर होते हैं। तो ये इसीलिए इस तरह का साइन दिए हैं हमें। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। ये सब बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में ये सब पूछता है, इसलिए हम सोचे कि बेसिक डाटा हम दे दें। तो ये याद करना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का कितना गुना होता है, तो 1/1840। अब देखिए डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻⁻14 मीटर। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये हमको याद रखना है। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको
इसी को थोड़ा सा बढ़ा के हम ये लिखे हुए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों ये जो है ये कहीं कहीं दिया होता है 602 और कहीं कहीं नहीं दिया हुआ रहता है, तो दोनों लगभग इक्वल है। इसमें याद करने का तरीका है कि 1.6 है, इसको जस्ट उलाट दें। जैसे 6 को अगर घुमा देंगे तो 9 जैसा बन जाएगा ना, तो बहुत कोई बच्चे याद नहीं कर पाते हैं कि -19 रहता है कि क्या रहता है। तो ये जो 6 है उसको हम रोटेट कर देंगे तो 9 जैसा लगेगा, तो ये 19 हमको याद हो जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है, केवल उसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा और प्रोटॉन पॉजिटिव में रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहता है। ये याद रखे रहिएगा। 19 ये कैसे याद करना है वो सीखें। अब इसको हम थोड़ा सा एटम के बारे में बतलाते हैं। जो एटम है वो एटम का खोज किया था जॉन डाल्टन ने। उसमें क्या है कि बीच में मेरा न्यूक्लियस रहता है और चारों तरफ मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और इतना स्पीड से घूमता है कि वो धुआं के समान दिखाई देता है। तो बच्चों ये जो मेरा बीच वाला है वो कहलाता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब प्रोटॉन में कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन से न्यूट्रल का मीन्स कोई चार्ज नहीं, मतलब कि नो चार्ज। और जो इसके चारों ओर घूमता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻, इसी को उलट घुमा देना है, -19 कूलम। ये कूलम है चार्ज का यूनिट। और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों में सेम चार्ज रहता है, केवल फर्क रहता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और प्रोटॉन में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये हम लोग समझ गए। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन में कितना रहता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये 7 को याद रखिएगा आप लोग, 7 से 27 हो जाएगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो बीच में रहता है यहाँ पे न्यूक्लियस में, वो दोनों बराबर रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। डायमीटर किसको बोलते हैं वो समझना है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। अगर हम लोग सर्किल वाले चैप्टर में देखिएगा तो बीच में सेंटर रहता है, और सेंटर से एक जो लाइन पास होता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है डायमीटर। और सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी को बोलते हैं रेडियस। ये हो गया डायमीटर, ये हो गया रेडियस। ये तो न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻14 मीटर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर डायमीटर समझ गए, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 10⁻⁻15 मीटर। ये पूछता है कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है। ये तो चार्ज हमको याद हो गया। ये थोड़ा सा ये बच्चों ये बेसिक डाटा है एटम का, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। कहीं कहीं पे रदरफोर्ड दिया हुआ रहता है, तो जहाँ पे गोल्डस्टीन रहेगा वहाँ पे गोल्डस्टीन मानना है, जहाँ गोल्डस्टीन नहीं रहेगा वहाँ पे रदरफोर्ड मानना है ऑप्शन में देख के। तो चलिए अब ये हम देख लिए बेसिक डाटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आता है पॉजिटिव वो बाद में सीखेंगे। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ से मास निकल गया, ए से मास निकल गया तो ये हल्का हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कि मास आ गया और इलेक्ट्रॉन का जो है ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। तो इसमें पूछता है देखना है मास ए और बी स्टिल रिमेन इक्वल, नहीं होगा क्योंकि ए कम हो गया बी ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन आ गया तो ज़्यादा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कम हो गया। मास ए इंक्रीज, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो मास ऑफ बी डिक्रीज, ये डिक्रीज मतलब कमी हो गया, नहीं यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मास ऑफ बी इंक्रीज। मेरा चौथा ऑप्शन मेरा सही है। चलिए यहाँ तक आ गया। आप देखते हैं यहाँ पे, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज 0। इसको मतलब कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट ऑफ चार्ज, लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज बी हो गया 0। 0 मतलब कि कोई चार्ज नहीं,
और स्क्वायर ऑफ द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कि लिस्ट जो चार्ज है उसका स्क्वायर होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बच्चों मेरा जो क्वेश्चन है इन नेचर, नेचर मतलब प्रकृति में, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक मान लीजिए कि ये सिस्टम है, ये इज ऑलवेज इक्वल टू, इसमें जो चार्ज रहेगा, मान लीजिए कि कोई क्यू चार्ज है, वो क्या रहेगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ जो वर्ड आ रहा है बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल, इसी को हमको समझना है कि इंटीग्रल मल्टीपल किसे बोला जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं 5, अगर 5 को इंटीजर से गुना करेंगे, 1 या 2 या 3 या 4, ये इंटीजर से गुना होता है, तो ये जो नंबर है ये कहलाएगा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल एक कोई नंबर है जो इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका वैल्यू हो गया 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों वो क्या रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है। इसका वैल्यू कितना रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए नेगेटिव रहेगा। प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। इंटीजर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, परफेक्ट नंबर जो है 5, इसी तरह बढ़ते जाएगा। इसके बीच में 1/2 ये 0.5 ये नंबर सब आता है इसके बीच में, तो वो मेरा इंटीजर नहीं है। ये नंबर है, इधर नेगेटिव इंटीजर हो गया, इधर नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर। 1/2 जो है ये इंटीजर नहीं है, वैसे 0.5 जो है इंटीजर नहीं है। अगर परफेक्ट नंबर है 1 या 2 या 3, ये मेरा क्या है, इंटीजर है, तो ये इंटीजर है। अब उसी तरह मान लीजिए कोई इंटीजर हम n लिख दिए, इंटीजर है कोई n लिख दिए, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne। यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस हो गया प्रोटॉन के लिए, माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो बच्चों ये मेरा हो गया फॉर्मूला। चार्ज में कोई भी बॉडी या सिस्टम का जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस Ne होगा। n क्या हो गया, इंटीजर, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है तो देखिए हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल तो हाफ तो नहीं होगा। इंटीग्रल मल्टीपल इसमें कौन कहलाया, E कहलाया, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल कहलाया, मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेरा इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। जैसे हम लोग समझें कि 5 को इंटीजर से मल्टीप्लाई किए तो 5 क्या कहलाया, इंटीग्रल मल्टीपल। तो हाफ तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। 0 तो होगा ही नहीं, कोई चार्ज है तो उसमें तो 0 तो होगा ही नहीं, ये भी गलत है। स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, स्क्वायर मतलब कि जो मिनिमम है उसका स्क्वायर है लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज ये है -1, लीस्ट मतलब सबसे कम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों आप सभी को कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो कृपया करके कमेंट में मतलब कमेंट कीजिएगा कि मेरा ये दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको फिर से इसको समझाएंगे ये सब चीज़। अब मेरा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द चार्ज ऑन बॉडी इज 1 नैनो कूलम, मेरा कोई चार्ज है कोई बॉडी का, उसका n लिखा हुआ है, इसको नैनो बोलते हैं, नैनो कूलम। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, मेरा बॉडी में कितना चार्ज मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो बार बार इलेक्ट्रॉन्स वर्ड आ रहा है बच्चों, तो कंफ्यूज करता है बहुत कोई कि यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमता है ना, केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है इधर से उधर, प्रोटॉन तो बीच में रहता है न्यूक्लियस में, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है इधर से उधर। तो इसमें बोलता है कि कितना मेरा इलेक्ट्रॉन होगा बॉडी में। तो बच्चों जो नैनो कूलम है इसको हम लोग पहले तो मेरा फॉर्मूला आ गया, कोई भी बॉडी में चार्ज कितना होगा, Q बराबर Ne। n हो गया इंटीग्रल नंबर या नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर Ne हो गया।
और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो याद रखिएगा कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अब हमको संख्या निकालना है कितना। तो इससे पहले बच्चों ये जो नैनो है इसको हम लोग पकड़ेंगे। नैनो मतलब कि क्या होता है? ये जो नैनो है ये 10 का पावर का नाम है। अब कैसे 10 का पावर का नाम है उसको आप हम लोग सीखते हैं। तो इसको आप ध्यान से सीखिएगा बच्चों, बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले समय में। जब भी हम लोग कभी भी स्टडी करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 10 का पावर दिए, देखो देखिए यहाँ 10 का पावर 1 रहेगा तो उसको बोलते हैं डेका। 10 का पावर 1 का क्या बोलेंगे? 10 का पावर 1 को डेका बोलेंगे। फिर 10 का पावर 2 को बोलेंगे हेक्टो। फिर 3 रहेगा तो किलो, 6 रहेगा तो मेगा, 9 रहेगा तो गीगा, फिर 12 रहेगा तो टेरा, 15 रहेगा तो पेटा, 18 रहेगा तो एक्सा। तो इसको डिनोट करने के लिए डेका को डीए स्मॉल डी और ए करते हैं, हेक्टो के लिए स्मॉल एच, किलो के लिए के, मेगा के लिए कैपिटल एम। याद रखिएगा मेगा, मेगा जहाँ वर्ड आया मतलब 10⁻6 इसकी जगह पे है। गीगा उसी तरह 10⁻9, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा। ये जो है इसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कीजिएगा। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ 3 का पहाड़ा है। ये 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 18। यहाँ से किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। यहाँ पे 1 और 2 है तो डेका हेक्टो याद हो जाएगा। हेक्टो टो से 2 याद हो जाएगा। डेका एक, डेका और एक जैसा लग रहा है तो एक याद रहेगा। तो ये आपको याद कर लेना है कि 10 का पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 का पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 का पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 का पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 का पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 का पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 का पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 का पावर 18 को एक्सा बोलते हैं। ये हमको ये आ गया। अब देखिए 10 का पावर -1 को डेसी बोला जाता है और 10 का पावर -2 को सेंटी बोला जाता है, 10 का पावर -3 को मिली बोला जाता है, 10 का पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मिली को स्मॉल एम, सेंटी को स्मॉल सी और डेसी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो माइक्रो को म्यू है और नैनो 10⁻9 को नैनो बोलेंगे, 10 का पावर -12 को पीको बोलेंगे, 10 का पावर 15 को फेम्टो बोलेंगे और 10 का पावर 18 को एटो बोलेंगे, उसको ए लिखेंगे स्मॉल ए। तो यहाँ बच्चों फिर यहाँ पे 3 का सीरीज आ गया, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 15, 3 × 18। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, कोई भी ट्रिक उरिक कहीं से भी मिले इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका देखिएगा माइनस का मतलब, अगर 10 का पावर -1 लिखा हुआ है इसका मतलब इसका होता है 1/10। अगर 10 का पावर -2 लिखा हुआ हो तो 1/10 का पावर 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 करेंगे और इसको सॉल्व आगे और सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह 10 का पावर -9 लिखा हुआ है तो 1/10 का पावर 9, ये समझेंगे। ये माइनस कैसे आता है ये आपको वीडियो में ही आप सीरीज बाय सीरीज देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नैनो मतलब 10 पावर -9 को बोलते हैं नैनो। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। बच्चों मेरा क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है इफ द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम। मतलब कि इफ मतलब यदि कोई ऑन मतलब पर कोई बॉडी पर चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम। कोई बॉडी है इसमें चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, मतलब कि ये जरूर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया मतलब कि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इतना समझ गए। अब हमको इसको सॉल्व करना कि कितना इलेक्ट्रॉन मेरा होगा बॉडी में। तो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों मेरा कोई बॉडी है उसमें कितना चार्ज है 1 नैनो कूलम। इसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इसमें जरूर नेगेटिव होगा। 1 नैनो कूलम। तो नैनो का मतलब हम यहाँ से वर्ड हम लोग सीखे हैं कितना हो गया 1 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया, ये -10⁻⁹। ये माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, ऊपर है पावर में। ये हो गया कूलम। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कोई भी बॉडी में कितना चार्ज होता है +- ई क्या हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जो है इंटीजर के रूप में रहता है मेरा। इंटीजर के रूप में क्यों रहता है इलेक्ट्रॉन को हम हाफ नहीं कर सकते हैं, उसको पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको हम मतलब भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते हैं। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2। कभी हाफ इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी में आता जाता नहीं है। तो ये मेरा हो गया चार्ज ऑन बॉडी कितना हो गया
-9 कूलम है। ये मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतलाएगा और इसका वैल्यू कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 10⁻9 कूलम और इधर भी आ जाएगा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो प्लस माइनस लिखे हुए हैं बच्चों, ये इससे आया है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। कूलम कूलम कोई संख्या जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए कूलम कूलम कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है -9, ये आ गया जोड़, ये ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर -19 डिवाइडेड बाय 1.6, ये नीचे में ही अभी रखे हैं हम। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर का पावर यहाँ पे -9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 10 आ जाएगा। 1.6 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से, तो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गौर से देखते जाइएगा। 10 का पावर 10 डिवाइडेड 1.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/10 लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 10 इसको गुना में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 10 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 9 गुना 10 डिवाइडेड बाय 16, ये कर सकते हैं। क्योंकि ये जुटेगा तो 10 आ जाएगा। अब ये इसको हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम वो ये कर रहे हैं। तो ये आ गया, इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 16 गुना 10⁻9 ऐसा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.25। इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगा 10 का पावर 9। इसमें नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, 6.25 इंटू 10⁻9 मेरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो। तो बच्चों, इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सीरीज बाय सीरीज वीडियो को देखते रहिए और धीरे धीरे आप लोग का सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।